दोस्तों, भारत के इतिहास में एक ऐसा शख्स हुआ जिसने चोरी को एक आर्ट बना दिया था। एक ऐसा इंसान जो जेल की सलाखों को सिर्फ एक टेम्परेरी स्टॉप मानता था और जिसने हमारे देश की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स ताजमहल, लाल किला और पार्लियामेंट हाउस तक को बेच दिया। हम बात कर रहे हैं नटवरलाल की। लेकिन उनकी कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा धोखा मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो हमारे चैनल के साथ हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे स्टैट्स बताते हैं कि आप में से 97% से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोज़ को हर रोज़ देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये मेहनत सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आपने अभी तक द रियल इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वो लाल बटन दबाइए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसी ही और अनबिलीवेबल स्टोरीज आप तक लाते रहें। अब चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और मिलते हैं उस शख्स से जिसने पूरे इंडियन सिस्टम की नाक में दम कर दिया था। हमारी कहानी शुरू होती है 1912 में बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव बांगड़ा से, जहां एक बेहद तेज दिमाग लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। मिथिलेश के पिता एक स्टेशन मास्टर थे और उन्होंने उसे लॉ की पढ़ाई करवाई। घर का माहौल डिसिप्लिन था पर मिथिलेश का दिमाग रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं, रूल्स को समझकर उन्हें तोड़ने के लिए बना था। कहते हैं बचपन से ही उसकी हैंडराइटिंग और ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की थी। वो लोगों को घंटों देख सकता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज, साइन करते वक्त उनके हाथ की मूवमेंट। उसने एक बार अपने पड़ोसी के सिग्नेचर की इतनी परफेक्शन से कॉपी की कि पड़ोसी खुद भी धोखा खा गया और मिथिलेश ने बैंक से हजारों रुपए निकाल लिए। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लेना था, अंधा ट्रस्ट। यहीं से मिथिलेश धीरे धीरे नटवरलाल बनने लगा। जब वो बिहार से कलकत्ता गया तो उसने देखा कि शहर में पावर कपड़ों, कॉन्फिडेंस और डिजिग्नेशन से आती है। लोग यूनिफॉर्म और इंग्लिश एक्सेंट से इम्प्रेस हो जाते हैं। उसने एक्सपेंसिव सूट्स पहनने शुरू किए, अपनी पर्सनालिटी पॉलिश की और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने कॉन्फिडेंस को वेपन बना लिया। वो सिर्फ झूठ नहीं बोलता था, वो कहानी बनाता था और उस कहानी को इतने कॉन्फिडेंस से बेचता था कि सामने वाला वेरिफिकेशन का सोचता ही नहीं था। कभी वो रेलवे ऑफिसर बनता तो कभी किसी बड़े शेठ का मुंशी, कभी आईएएस लेवल का ऑफिसर बनकर फाइल साइन करता तो कभी गवर्नमेंट टेंडर का इंचार्ज। उसका रूल सिंपल था, अथॉरिटी क्रिएट करो, लोग खुद झुकेंगे। और फिर आया उसका सबसे बड़ा स्टंट। आगरा में उसने फॉरेन टूरिस्ट को कन्विंस किया कि भारत सरकार ताजमहल को 99 साल की लीज पर दे रही है। उसने फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉर सिग्नेचर्स, नकली स्टैम्प्स और गवर्नमेंट सील्स तक तैयार कर दिए। सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार ताजमहल का सौदा किया। सोचिए ज़रा, दुनिया के 7 वंडर्स में से एक को बेच दिया गया और ख़रीदने वाले को शक तक नहीं हुआ। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। दिल्ली आकर उसने लाल किला और पार्लियामेंट हाउस तक को सेल कर दिया। कहा जाता है कि उसने डॉक्यूमेंट्स में एमपीज़ के सिग्नेचर्स तक का जिक्र किया ताकि डील ऑथेंटिक लगे। लोग उसकी पर्सनालिटी, उसके बात करने का तरीका और उसकी बॉडी लैंग्वेज से इतने प्रभावित हो जाते थे कि किसी ने बेसिक वेरिफिकेशन तक नहीं की। ये सिर्फ उसकी चालाकी नहीं थी, इस सिस्टम की भी कमज़ोरी थी, ब्लाइंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। नटवरलाल समझ चुका था कि लोग फैक्ट से ज़्यादा प्रेजेंटेशन पर भरोसा करते हैं, लेकिन हर गेम का एक एंड होता है। नटवरलाल को अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा केसेस में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट्स ने उसे टोटल 113 साल की सज़ा सुनाई, पर जेल उसके लिए पनिशमेंट नहीं, चैलेंज थी। वो 8 बार जेल से फरार हुआ। एक बार कानपुर जेल में उसने जेलर को ही कंफ्यूज कर दिया। उसने वार्डन की यूनिफॉर्म पहनी, हाथ में फाइल ली, कॉन्फिडेंट वॉक के साथ मेन गेट तक आया और गार्ड्स ने उसे सैल्यूट किया। वो सीधा गेट से बाहर निकल गया। सोचिए, एस्केप करने के लिए उसने भाग दौड़ नहीं की, बस एक्टिंग की। नटवरलाल का सबसे डेंजरस वेपन था उसका दिमाग। वो वायलेंस का यूज़ नहीं करता था, वो साइकोलॉजी का यूज़ करता था। वो समझता था कि इंसान का सबसे बड़ा डर होता है अथॉरिटी को चैलेंज करना। उसका आखिरी और सबसे फिल्मी एस्केप हुआ 1996 में। तब वो 84 साल का था, व्हील चेयर पर, वीक, बीमार, बुढ़ा। उसे कानपुर जेल से एम्स दिल्ली ले जाया जा रहा था, पुलिस गार्ड के बीच पब्लिक जगह पर। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ में वो गायब हो गया। 3 पुलिस वालों के बीच में से एक 84 साल का आदमी ऐसे डिसअपेयर हो गया जैसे कभी था ही नहीं। उसके बाद नटवरलाल कभी ऑफिशियली नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसकी मौत हो गई थी, कुछ लोग मानते हैं कि वो नेपाल भाग गया, कुछ लोग कहते हैं कि उसने आइडेंटिटी चेंज कर ली। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कन्फ्यूजन है, डेथ सर्टिफिकेट्स पर भी कंट्रोवर्सी रही, लेकिन उसका गांव बांगड़ा आज भी उसे एक रॉबिन हुड की तरह याद करता है। लोग कहते हैं वो पैसे गरीबों में बांट देता था।
शादियों में मदद करता था, ज़रूरतमंदों को सपोर्ट करता था। पर सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या किसी क्रिमिनल को इसलिए सुपर हीरो बना देना चाहिए क्योंकि उसने पैसा बांटा, या फिर सच ये है कि वो एक इंटेलिजेंट मैनिपुलेटिव कॉनमैन था जिसने सिस्टम की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। नटवर लाल ने हमें एक चीज़ सिखाई, दुनिया सिर्फ सच पर नहीं चलती, परसेप्शन पर चलती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अच्छा ड्रेस करते हो, इंग्लिश बोलते हो और आपने अपने आप को अथॉरिटी प्रोजेक्ट करते हो तो लोग आपको क्वेश्चन करने से डरते हैं। और शायद इसी वजह से आज भी स्कैम्स होते हैं। डिजिटल फ्रॉड, फिशिंग, फेक कॉल्स, लोन स्कैम्स, पैटर्न वही है, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला है। नटवर लाल एक इंसान था, आज हज़ारों नटवर लाल ऑनलाइन बैठे हैं। डिफरेंस बस इतना है कि उसने ताजमहल बेचा था, आज लोग आपका डेटा बेच देते हैं। नटवर लाल की कहानी एंटरटेनिंग ज़रूर है, पर रोमांटिसाइज करना गलती होगी। वो सिस्टम का प्रोडक्ट था और सिस्टम की फेलियर का सिंबल भी। अगर वेरिफिकेशन कल्चर स्ट्रांग होता, अगर अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो करना कम होता, तो शायद नटवर लाल इतना बड़ा नाम नहीं बनता। दोस्तों, हर एरा का अपना नटवर लाल होता है। सवाल ये है कि हम अभी भी उतने ही ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं या हमने सीख लिया है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या नटवर लाल एक मास्टरमाइंड था जिसे एडमायर करना चाहिए, या एक क्रिमिनल जिसे सिर्फ वार्निंग की तरह याद रखना चाहिए? और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, हमें वो 97% वाला स्टैट बदलना है। अगर आपको ये डिटेल कहानी पसंद आई तो द रियल इंडियन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो हिस्ट्री के पन्नों को निकाल कर आपको सिस्टम की सच्चाई दिखाए। तब तक के लिए जय हिंद।